जय श्री राम। आज हम विलेयता के बारे में पढ़ेंगे कि विलेयता किसे कहते हैं, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से रहेंगे तथा इससे संबंधित कुछ नियम है, जिसमें अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट नियम रहेगा हेनरी का नियम, कि इसको भी आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले अपन विलेयता क्या है, ये तो विलेयता की परिभाषा समझ लेते हैं। तो निश्चित ताप पर किसी विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई विलेय की अधिकतम मात्रा को उसकी विलेयता कहते हैं। विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? ठीक है, तो इसमें अपन जो कारक लेंगे उसमें सबसे पहले अपन विलेय तथा विलाय की प्रकृति, दूसरा लेंगे ताप, और तीसरा कारक रहेगा दाब। ठीक है, तो ये तीनों कारक विलेयता को प्रभावित करते हैं। अब ये जो विलेयता है वो किस किस प्रकार की हो सकती है, तो अपन ठोसों की द्रवों में विलेयता को समझेंगे। ठीक है, तो किसी ठोस की भिन्न भिन्न विलायकों में विलेयता भिन्न भिन्न रहेगी, और निश्चित ताप पर किसी ठोस के एक विलायक में विलेयता निश्चित होती है। और विलेयता को 100 ग्राम प्रति विलायक तथा मोल प्रति लीटर में व्यक्त किया जाता है। अब ठोसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक रहेंगे, तो सबसे पहले विलेय तथा विलाय की प्रकृति। तो कोई विलेय विलायक में तभी घुलेगा जब दोनों अंतराण्विक क्रियाएं समान हो या समान समान को बोलता है। ठीक है, तो इसमें देखो अपन आयनिक विलेय ध्रुवीय विलायक में तथा अध्रुवीय विलेय अध्रुवीय विलायक में विलेय रहेंगे। जैसे सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, ये सभी जल में विलेय रहेंगे क्योंकि इनके बीच आयन ध्रुव आकर्षण रहेगा। अध्रुवीय यौगिक नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, बेंजीन में विलेय रहेंगे। ठीक है, तो ये अध्रुवीय में विलेय रहेंगे। इसी प्रकार आयोडीन, गंधक आदि कार्बन डाइसल्फाइड तथा CCl4 जो CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड इसमें विलेय रहेंगे। तो इससे पहले अपन एक परिभाषा समझ लेते हैं, विलीनीकरण। इस सॉल्यूशन, जब एक ठोस विलेय को द्रव विलायक में डाला जाता है तो यह उसमें घुलने लगता है, तो इस प्रक्रिया को अपन विलीनीकरण कहते हैं। फिर क्रिस्टलीकरण, तो विलयन में विलेय की सांद्रता बढ़ने लगती है और इसी समय विलयन में से विलेय के कुछ कण विलेय के अन्य कणों के साथ टक्कर करके विलयन से अलग हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को अपन क्रिस्टलीकरण कहेंगे। फिर संतृप्त विलयन क्या रहेगा, तो वो विलयन जो बिना घुले विलेय के साथ गतिक साम्य में रहे, संतृप्त विलयन कहलाता है। उसके बाद अपन आयनिक यौगिक में जो जल में विलेयता है, ठीक है, तो ये निर्भर करेगी उसकी चालक ऊर्जा के ऊपर। ये ताप का प्रभाव, तो ठोसों की द्रव में विलेयता पर ताप का प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि विलेय के घुलने की प्रक्रिया ऊष्माशोषी है या ऊष्माक्षेपी है। देखिए, ऊष्माशोषी का मतलब यह रहेगा कि जब विलयन का निर्माण हो रहा है तो उसमें ऊष्मा का शोषण होगा। ऊष्माक्षेपी का मतलब ये है कि जब विलयन का निर्माण हो रहा है तो उसमें ऊष्मा निकलेगी। ठीक है, तो ये भी निर्भर करेगा। फिर दाब का प्रभाव, तो ठोसों की द्रवों में विलेयता पर दाब का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब गैसों की द्रव में विलेयता, इसमें अपना एंट्रोपी के अवशोषण गुणांक, तो उसको अपन समझेंगे। परिभाषा, अवशोषण गुणांक की परिभाषा क्या रहेगी, तो इसमें अपन किसी गैस का मिलीलीटर में आयतन जो 1 मिलीलीटर जल में घुला हो उसे अपन अवशोषण गुणांक कहेंगे। अब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट कहलाता है। फिर एक गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से रहेंगे, तो इसमें सबसे पहले गैस की प्रकृति, विलायक की प्रकृति, ताप का प्रभाव, दाब का प्रभाव, ये सभी रहेगा। अब अपन आ जाते हैं हेनरी के नियम पर।
ये तो स्थिर ताप पर किसी गैस के द्रव में विलेयता उस गैस के दाब के समानुपाती होती है। ठीक है, तो इसमें देखो अपन किसी विलेन के में गैस का मोल अंश उस विलेन के ऊपर ऊपर की गैस के आंशिक दाब के समानुपाती रहेगा। यहाँ फिर इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं, किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब P उस विलेन में गैस के मोल अंश x के समानुपाती होता है। ठीक है, तो P इजिकल टू के एच एक्स, के एच रहेगा हेनरी स्थिरांक। अब हेनरी के नियम को अपन ऐसे भी व्यक्त कर सकते हैं, स्थिर ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई गैस की मात्रा, जिसको अपन स्मॉल m से व्यक्त करेंगे, साम्यावस्था में गैस द्वारा लगाए गए दाब P के समानुपाती होता है। तो हेनरी का नियम रहेगा अपना m प्रोपोर्शनल P, या m इजिकल टू के एच पी, या m अपॉन पी इजिकल टू स्थिरांक। अब हेनरी स्थिरांक के एच ताप गैस तथा विलायक की प्रकृति पर निर्भर करेगा, तो P इजिकल टू के एच एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना हेनरी का नियम। ये जो हेनरी का नियम है इसकी क्या क्या सीमाएं रहेगी, तो दाब का मान बहुत अधिक होना चाहिए, सॉरी दाब का मान बहुत अधिक नहीं होना चाहिए हेनरी के नियम में। अब विलियन तनु होना चाहिए, अर्थात गैस की विलायक में विलेयता कम होनी चाहिए। गैस आणविक अवस्था द्रव तथा गैस दोनों अवस्थाओं में समान, अर्थात गैस विलायक से क्रिया नहीं करे एवं आयनित या संगुणित नहीं हो। ताप का मान बहुत कम नहीं होना चाहिए। HCl तथा NH3 की बेंजीन में विलेयता बहुत कम होती है, तो इसके लिए हेनरी का नियम लगेगा, लेकिन जल में इसका आयनन हो जाता है, तो विलेयता अधिक होने के कारण हेनरी का नियम नहीं लगेगा। अब हेनरी के नियम के जो दैनिक जीवन में जो अनुप्रयोग है वो कौन कौन से रहेंगे। ठीक है, तो इन अनुप्रयोगों को अपन समझ लेते हैं। जैसे कि अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब मैदानी स्थानों से कम होता है, तो इन स्थानों पर रहने वाले लोगों एवं आरोग्यों के रुधिर के ऊतकों में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है, इसके कारण वे कमज़ोर हो जाते हैं और उनकी सोचने की क्षमता कम हो जाती है। इस बीमारी को अपन एनोक्सिया कहते हैं। सोडा जल एवं शीतल पेय में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतलों को अधिक दाब पर बंद किया जाता है। गहरे समुद्र में श्वास लेते हुए गोताखोरों को अधिक दाब पर गैसों की अधिक अघुलनशीलता का सामना करना पड़ता है। अधिक भारी दाब के कारण श्वसन के साथ ली गई वायुमंडलीय गैसों की मात्रा रक्त में अधिक हो जाती है। जब गोताखोर सतह की ओर आता है तो बाहरी दाब धीरे धीरे कम होने लगता है, इसके कारण घुली हुई गैसें बाहर निकलती है। इससे रक्त में नाइट्रोजन के बुलबुले बनने लगते हैं और ये कोशिकाओं में रुकावट उत्पन्न करते हैं, जिन्हें बैंड्स कहते हैं। ये पीड़ादायक एवं जानलेवा होते हैं। बैंड्स तथा नाइट्रोजन की रुधिर में अधिक मात्रा के जहरीले प्रभाव से बचने के लिए गोताखोरों द्वारा श्वसन के लिए हीलियम मिलाकर तनु की गई वायु को प्रयुक्त किया जाता है, जिसका संगठन 11.7% हीलियम, 56.2% नाइट्रोजन तथा 32.1% ऑक्सीजन रहेगा। तो इससे इनको ये समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो आज अपना इतना ही रहेगा टॉपिक। बाकी अपन आगे जो द्रव्य विलयनों का वाष्प दाब है, ठीक है, उसको अपन कल पढ़ेंगे। जय श्री राम।